हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए रिवेंजफुल लव सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हम देखा था कि विंग के घर में मैडम यू का आगमन हुआ था और यहाँ पे आते ही मैडम यू ने एक जोरदार का तमाचा ना विंग के गाल पे जड़ दिया था। विंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक था और गुस्सा भी आ रहा था। आखिरकार इतने सालों के बाद उसने मैडम यू को देखा था, लेकिन वो उससे बड़ी थी इसलिए बदतमीजी तो नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी उसने अपनी ऊंची आवाज़ में मैडम यू से कहा कि ये क्या कर रही हैं आप मुझे थप्पड़ कैसे मार सकती हैं। यहाँ पे विंग का ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ ही था कि तभी दूसरा थप्पड़ उसे फिर से पड़ जाता है। विंग शौक था कि ये क्या चल रहा है। भले ही मैडम यू ने आज तक उसके साथ जो कुछ भी किया हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग मैडम यू ने उसके साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, लेकिन मैडम यू ने ना अनवांटेडली बिना रीज़न के ना विंग पे कभी भी हाथ नहीं उठाया था और ना ही ये बर्दाश्त किया था कि कोई विंग पे हाथ उठाए। लेकिन यहाँ पे मैडम यू आज खुद विंग पे हाथ उठा रही थी। विंग मैडम यू की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या कर रही हैं आप मेरे ही घर पे आके मुझे ही थप्पड़ मार रही हैं। क्या आपको पता नहीं है कि आप किसके घर पे हैं। विंग थोड़ा सा आवाज़ को ऊंची करते हुए सब कुछ बोलता है। मैडम यू बोलती है, मुंह बंद कर लो वरना एक और थप्पड़ पड़ जाएगा। मेरी हिम्मत तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए इसलिए हुई क्योंकि मैं तुम्हारी माँ ना सही, लेकिन मैंने माँ की तरह तुम्हें पाला जरूर है। लेकिन तुम्हारी हिम्मत का क्या विंग? तुम्हारी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई कि तुम एक इंसान के पीछे इतना हाथ धो के पड़ गए कि तुम उसे पूरी तरीके से बस बर्बाद करने के चक्कर में लग पड़े हो। 5 साल पहले तुम लैन वांगजी को छोड़ के गए, क्या इतना काफ़ी नहीं था? सभी बिजनेस वर्ल्ड में तुमने उसे शर्मिंदा कर दिया, क्या इतना काफ़ी नहीं था कि आज तुम उसके बिजनेस के पीछे भी पड़ गए? मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आती क्योंकि तुम में ही चाहते थे। मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आती उस लेटर को पढ़ने के बाद कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है विंग। तुम तो वापस आते ही फिर से वही कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। आखिरकार किस बात का गुस्सा है तुम्हारे अंदर? हाँ, क्या लगता है तुम्हें कि मैंने 11 साल पहले जब तुम्हें मिलिट्री सर्विस भेजा था तो ये मेरी मर्जी थी? बिल्कुल नहीं। अगर आज तुम इस मुकाम पे, इस जगह पे इतने बड़े बिजनेसमैन बन के घूम रहे हो ना, तो याद रखना मेरे सिर्फ एक डिसीज़न की वजह से। अगर उस वक्त मैंने वो डिसीज़न नहीं लिया होता ना तो तुम आज यहाँ नहीं, पता नहीं कहाँ होते। एक छोटी सी नौकरी तक तुम्हें नहीं मिल रही होती। और तुम उसके बावजूद भी मुझे और लैन वांगची को इतना बड़ा ब्लेम देके गए कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लैन वांगची की वजह से तुम परेशान रहे, तुमने सफ़र किया, तुमने अपने 6 साल बर्बाद कर दिए, जबकि तुमने उसकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दी। विंग मैडम यू को एकटक देखे जा रहा था। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो अच्छे से जानता था कि मैडम यू को बीच में काटना मतलब कहीं ना कहीं अपनी मौत को ना इनडायरेक्टली इनवाइट कर देना। हाँ, विंग भले ही मैडम यू को कुछ भी बोल दे, कितना भी ब्लेम कर ले, कितना भी बोल दे कि उसकी स्थिति की जिम्मेदार वही हैं, चाहे वो उनको कितना भी इंसर्ट कर ले, बट ये बात विंग भी अच्छे से जानता था कि मैडम यू के सामने मुंह खोलना उसके लिए यहाँ पे बहुत हानिकारक हो सकता है। लेकिन हाँ, सिर्फ यही रीज़न नहीं था कि विंग बस इसी की वजह से मुंह नहीं खोल रहा था। बस वो इस वक्त मैडम यू की ना इंसल्ट नहीं करना चाहता था कि भले ही उन्होंने 11 साल पहले जो कुछ भी किया हो, लेकिन उसके बाद और उससे पहले उन्होंने उसको सच में अपने बेटे की तरह पाला है। बस एक जगह उन्होंने अपने बेटे में और अपने विंग में, दोनों में ही फ़र्क कर दिया। यहाँ पे विंग मैडम यू की तरफ देखते हुए बोलता है, ओह, तो आप आज ये कह रहे हैं कि आपने मुझे माँ की तरह पाला है? अपने आप से पूछिए आंटियों कि क्या आपने सच में मुझे माँ की तरह पाला है? आपने मुझ में और जैन चैंग में फ़र्क किया है हमेशा। आपने हमेशा मुझे डांटा है। यहाँ तक कि मिलिट्री सर्विस जब मैं जाने वाला था तब भी आप उस चीज़ को रोक सकती थी। आप मुझे वहाँ नहीं जाने दे सकती थी। चलो ठीक है, मैं एक बार के लिए गया, लेकिन आपने वहाँ पे मेरे लिए जितनी भी सर्विसेज थी उन्हें बिल्कुल बंद कर दिया। मैं एक ऐसे इंसान की तरह वहाँ पे रहा जैसे कि मैं एक अनाथ इंसान हूँ। बाहर की दुनिया से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। और आप ही कह रही हैं कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया सही किया। किस मायने में आप ये कह सकती हैं कि मैंने 5 साल पहले जो कुछ भी किया वो गलत किया? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। आपने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए मुझे मिलिट्री सर्विस भेजा था और मैंने आपकी उसी रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए 5 साल पहले उस शादी से भाग गया। विंग को अपने शब्दों पे ना कोई भी ना रिग्रेट फील नहीं हो रहा था।
कुछ भी फील नहीं हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एकदम सही बोल रहा है। मैडम यू चिल्लाते हुए बोलती है, तुमने मेरी रेपुटेशन पे नहीं लेकिन लोगों की ज़िंदगी पे ज़रूर वार किया है विंग। तुम्हारी वजह से लगभग 5 से 6 लोग सफ़र कर रहे हैं। क्या तुम्हें खुद भी पता है? तुम्हें क्या ही पता होगा क्योंकि तुम तो यहाँ से जा चुके थे ना। तुम्हें जवाब चाहिए ना, आज मैं तुम्हें सारे जवाब देती हूँ। मैडम यू विंग को खींचते हुए उसके काउच तक ले आती है और उसे जोर से धक्का देते हुए विंग को काउच पे बैठाती है और यहाँ पर वो 11 साल पहले की जो स्टोरी थी ना उसको बताना स्टार्ट करती है। और हम भी यहाँ पे से ना एक फ्लैशबैक में चलते हैं, लगभग 11 साल पहले के फ्लैशबैक में। विंग, लैन वांगी, जैन चेंग, मैन मैन, वैन किंग, इनके साथ साथ वेंस भी और जिन्स भी बहुत सारे लोग थे, मतलब जो ये लोग कॉलेज में था और फ्रेंड्स थे। वेसांग भी था। यहाँ पे विंग को ना कभी भी जो वैन ब्रदर्स थे ना वो पसंद नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनका हमेशा से एक ही चीज़ रहता था कि अगर कोई प्रिटी मेल या फीमेल कुछ भी दिख जाए ना वो बस उनके पीछे पड़ जाते थे। उन्होंने ना जाने आज तक कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, जबकि उन्होंने ना अपने अगेंस्ट कोई सबूत तक नहीं छोड़ रखा था। कोई पुलिस उन्हें कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि जिस भी लड़की या लड़के की ज़िंदगी को बर्बाद करते थे ना उनका मुंह वो पैसों से बंद करते थे। और कहीं ना कहीं वो लोग भी इसकी वजह से चुप हो जाते थे क्योंकि पहले तो उन्हें उनकी जान का डर था। ऑफ कोर्स वेंस से उन्हें कभी भी मार सकते हैं। दूसरा, उन्हें पैसे भी मिल रहे थे। अगर वो वेंस के अगेंस्ट जाते भी है ना वो 4 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे और वेंस उन्हें इस तरीके से बर्बाद करेंगे ना कि वो कभी भी ये याद ही नहीं कर पाएंगे कि उनके पास भी कोई घर परिवार था। इसलिए चुप रहने के अलावा उनके पास और कोई भी चारा नहीं था। विंग को वैन ब्रदर्स कभी भी पसंद नहीं आए, हालांकि बाकियों को भी पसंद नहीं आए, लेकिन बाकी इन चीज़ों को ना इग्नोर करते थे क्योंकि वैंस से उलझना कोई भी नहीं चाहता था। क्योंकि उस टाइम पे वैंस जो है ना चाइना में राज कर रहे थे। एक हिसाब से देखा जाए तो वो बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ अंडरवर्ल्ड में भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। एक दिन विंग और विंग के फ्रेंड्स यानी कि लैन वांगजी, जैन चेंग, म्यान म्यान और वेसांग, ये सभी लोग जब एक रेस्टोरेंट पे थे, रेस्टोरेंट में नहीं क्लब टाइप में थे, तो वहाँ पे वैन ब्रदर्स भी आए हुए थे, साथ ही साथ वैन किंग भी आई हुई थी। वैन किंग जो कि वैंस की ही कजिन से है, लेकिन वो अक्सर रहती विंग के साथ है। विंग के साथ नहीं, विंग के गैंग के साथ रहती थी। बट आज विंग और बाकी सारे गैंग के मेंबर ना ये नोटिस करते हैं कि वैन किंग ना थोड़ा सा अपसेट थी, या यही कहो कि वो किसी चीज़ से डरी सहमी सी थी। वो ड्रिंक भी नहीं कर रही थी, वो बस चीज़ों को ना एक दिशा में देखे जा रही थी, किसी पर्टिकुलर चीज़ को देख रही थी। बट जब सभी लोगों ने वहाँ पे ध्यान दिया ना वो कुछ नहीं था, वो एक बियर का ग्लास था, उसने उसको टच तक नहीं किया था। यहाँ पे वैन किंग और जैन चेंग आपस में एक दूसरे को पसंद तो करते थे बट अभी तक बोल नहीं पाए थे। ये बात कहीं ना कहीं विंग और बाकी सारे गैंग के मेंबर भी जानते थे। इसलिए विंग ने तो कहीं ना वैन किंग को अपना मान ही लिया था, मतलब अपनी सिस्टर इन लॉ मान ही लिया था। लेकिन हाँ, वो ये भी अच्छे से जानता था कि जैन चेंग इतनी इजीली अपना लव कन्फेस तो नहीं करेगा। बट आज जैन चेंग ये देख के ना थोड़ा सा परेशान हो गया था कि वैन किंग को आज क्या हुआ है। जैन चेंग ने वैन किंग से पूछा कि क्या हुआ है, आज वो इतनी अपसेट क्यों है। पहले तो वैन किंग कुछ नहीं बता पाई, लेकिन फिर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर उसे गैंग के एंड से, सारे ग्रुप के मेंबर्स के एंड से मिला, तो वो बताती है कि आज वैन चाओ अचानक से उसके घर आया था। उसने बोला कि वो किसी काम की वजह से आया है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त घर में अकेली थी। ये मेरी किस्मत है कि मैं बच निकली, बट वैन चाओ ने आज जो मेरे साथ हरकत की है, मुझे तो उसके आसपास जाने में भी डर लग रहा है। ये कहते हुए वो हल्की सी ना वो अपनी आंखों में नमी ला चुकी थी। जैन चेंग ये देखते ही ना उसका खून खौल उठता है। जैन चेंग वैन किंग वैन चाओ जो कि कुछ ही दूरी पे वैन शू और वैन चाओ के साथ एक साथ बैठे हुए थे, वो उसकी तरफ जाने लगता है। तो वैन किंग उसके हाथ को पकड़ती हुए बोलती है, नहीं तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम भी अच्छे से जानते हो वो कुछ भी कर सकता है, जो होना था वो हो गया, प्लीज़ अब कुछ मत करना। यहाँ पे विंग वैन किंग से बोलता है, लेकिन हम इस चीज़ को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। चलो ठीक है, बाकियों के साथ किया गया, वो अपनी खुद की बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे वैन किंग बोलती है, कौन सा मैं उसकी सगी बहन हूँ, लेकिन मुझे सच में इस बात पे बहुत हैरानी हुई कि उसने खुद मुझ पे
इतनी गंदी नज़र डाली। मैं कभी इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। बस मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि मॉम डैड जल्दी से घर आए और मैं उन्हें ये सारी बात बताऊँ। यहाँ पे वैन चाओ की नज़र अचानक से फिर से वैन किंग पे पड़ती है। वो अपने हाथ में वाइन का गिलास लेके ना वैन किंग की तरफ ही बढ़ता है। वहाँ पे आते ही वो उसके साइड चेयर पे फिर से बैठ जाता है। वैन शू उसके पीछे पीछे आता है। उसके लिए बैठने की सीट नहीं थी, लेकिन उसने एक चेयर पुल की किसी साइड से, और वो भी वहीं पे साइड में बैठ चुका था। वैन चाओ अच्छे से जानता था कि मेरे सामने बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं है, इसलिए अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए वो वैन किंग से बोलता है, मैंने सुना है अंकल आंटी कुछ दिनों के लिए कहीं गए हुए हैं। क्या तुम तब तक घर में अकेली हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? तो यहाँ पे जैन चैंग वैन किंग के हाथ पे हाथ रखते हुए बोलता है, नहीं, क्योंकि वो मेरे और विंग के साथ हमारे घर जा रही है। यहाँ पे वैन चाओ जैन चैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम कौन हो? वो मेरी बहन है, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए, ना कि तुम्हें। ऐसा कहते हुए वो वैन किंग के फेस पे जो हल्के से बाल आ रहे थे ना, उनको उसके फेस से हटाते हुए उसके कान के पीछे टक्कर लेता है। विंग उसके हाथ को हल्के से हल्के से नहीं, बहुत जोर से झटका देते हुए बोलता है, वो हमारी फ्रेंड है तो हम ध्यान रख लेंगे, तुम्हें ज़रूरत नहीं है इतना ध्यान रखने की। तुमने आज सुबह जितना ध्यान रखा है उतना काफ़ी है। मेरे ख्याल से हमें लेट हो रहा है, हमें घर चलना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो वैन किंग को अपने साथ लेके अपने घर जा चुके थे। बाकी सारे ग्रुप के मेंबर्स भी अपने अपने घर जा चुके थे। विंग और जैन चैंग घर लौटते हुए ये बोलते हुए जाते हैं कि वैन चाओ का कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि अगर उसकी हरकतें ऐसे ही बढ़ते रही ना तो सच में कोई भी इंसान उसके आसपास सेफ रह ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे विंग बोलता है, शायद वो सही बोल रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना सच में लोग हद से ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे। यहाँ पे फाइनली वो लोग अपने घर पहुँच चुके थे। नेक्स्ट डे सभी लोग कॉलेज गए हुए थे। कॉलेज के कैफेटेरिया में सभी लोग बैठे हुए थे कि अचानक से वैन चाओ जो है ना, वो बकवास करना स्टार्ट करता है कि कल रात वो किसी को अपने घर लेके जाने की कोशिश कर रहा था, बट किसी लोगों ने उनको ना इंटरफेयर कर दिया। उसके पर्सनल फन में किसी और ने इंटरफेयर किया। यहाँ पे वो ये तक बोल देता है कि जो कुछ भी है वो मेरा पर्सनल मैटर है, जो भी है वो मेरी पर्सनल है, एटलीस्ट उनसे ज़्यादा अधिकार तो मेरा ही बनता था ना उस पर। तो वो उसे घर कैसे लेके जा सकते हैं? शायद उनकी नज़र भी उस पर वैसी ही रही होगी, वरना कोई ऐसे किसी की हेल्प कैसे कर सकता है? वैसे भी वैन किंग जैसी लड़कियाँ ऐसी ही होती है। उनके माँ बाप अभी घर में ना होते हुए किसी और के घर में जाके रह रही है। या उसे नहीं लगता कि उसे इस वक्त अपने रिलेटिव्स के घर पे होना चाहिए था, ना कि किसी और के, वो भी उस घर में जहाँ पे दो लड़के ऑलरेडी हैं। यहाँ पे विंग ये सारी बातें सुन सुन के ना परेशान हो चुका था। वैन चाओ बकवास आगे करते रहता है, यहाँ तक कि उसने विंग, जैन चैंग और वैन किंग इन तीनों के ही कैरेक्टर पे ना अच्छा खासा ऐसे बना दिया था, कैरेक्टर लेस वाला। विंग के लिए ये बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वो झटके से उठा, उसने अपनी ही चेयर पकड़ी और अपनी ही चेयर से उसने वैन चाओ के सर पे मार दिया। वैन चाओ की साइड से हल्का सा खून निकलने लगा, लेकिन वो खून कब इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ पे पूरी खून से उसकी ना जितनी उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी ना वो सन चुकी थी। सभी लोग विंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विंग अब आगे बढ़ के ना वैन चाओ पे एक के बाद एक मुक्के की बारिश करने लगता है। यहाँ पे सभी लोग वैन चाओ को और विंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वैन चाओ ऑन द स्पॉट बेहोश हो चुका था। दूसरी तरफ लगभग आधे घंटे के बाद ही पुलिस और हॉस्पिटल से एम्बुलेंस दोनों ही आ चुके थे। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए तो कॉलेज स्टाफ ने जितने भी लोग थे, मतलब कॉलेज के मैनेजमेंट लेवल के जितने भी लोग थे, उन्होंने पुलिस को वैसे ही भेज दिया था। बट यहाँ पे वैंस को, यानी कि वैन रोहान को ये पता चल चुका था कि कॉलेज में क्या हुआ था, और उसने मतलब इतनी सफाई को के साथ उसने काम किया कि यहाँ पे जो कैफेटेरिया में सीसीटीवी कैमरा था ना, उसकी फुटेज निकाल दी थी। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन सीसीटीवी कैमरा की फुटेज की जो ऑडियो वाला ऑप्शन था ना, वो ऑफ था। मतलब किसने क्या बोला, क्या हुआ, किसी को कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ ये दिखा कि विंग ने अचानक से हमला किया, और वो भी वैन चाओ के ऊपर। वैन चाओ बस अपने आप को डिफेंड कर रहा था, उसकी कोई गलती भी नहीं थी, ऐसा यहाँ पे सिर्फ दिख रहा था, जिसकी वजह से वैन रोहान ने
मैडम यू और जैन फेंगमियान दोनों को ही धमकी दे दी कि वो विंग के अगेंस्ट ना केस करेगा, और वो ऐसा केस करेगा कि विंग ना ही आगे बढ़ पाएगा और ना ही अभी तक की जो सर्टिफिकेट्स उसके पास है ना उसको कहीं इस्तेमाल कर पाएगा। और साथ ही साथ वो बिजनेस वर्ल्ड में तो विंग को घुसने भी नहीं देगा। अब कौन सी बात है, कोई डिग्री नहीं होगी, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे तो बिजनेस भी वो कैसे करेगा। यहाँ पे मैडम यू ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने पर्सनली जाके वैन चाओ को विजिट किया था, और वैन चाओ की स्थिति भले ही इस वक्त गंभीर थी, लेकिन हाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और साथ ही साथ उसने खुद से ही ना विंग का जो मामला था वो कोर्ट तक पहुंचा दिया था। कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा था तो सबसे पहले सज़ा ये हुई कि वैन चाओ के ऊपर जितना भी खर्चा होगा वो जियांग फैमिली मतलब उठाएगी। दूसरा, विंग को 2 साल के लिए मिलिट्री सर्विस जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके उसको एकदम नॉर्मल जैसा मिलिट्री पर्सन होता है ना वैसे ही उसको वहाँ पे जाके रहना होगा। उसको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी। 2 साल तक वो अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता। वहाँ पे कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स उसके लिए नहीं होंगे जैसे कि किसी भी टॉप बिजनेसमैन के चाइल्ड्स के लिए वहाँ पे होती हैं, जैसे कि जैन चेंग के लिए हुई थी। हालांकि मैडम यू ने वहाँ पे भी थोड़ी सख्ती बरती थी, बट यहाँ पे विंग को जब ये पता चलता है ना कि उसे मिलिट्री सर्विस जाना है तो वो मना कर देता है। बट मैडम यू यहाँ पे सभी लोग जितने भी वहाँ पे थे, यानी कि लेंस और जियांग्स दोनों ही जब वहाँ पे थे, तो यहाँ पे मैडम यू विंग लैन वांग जी से पूछती है कि उसके हिसाब से क्या विंग की गलती थी या नहीं। तो यहाँ पे लैन वांग जी आगे मतलब उसने हाँ बोला था, लेकिन वो आगे बोलना चाहता था। बट इससे पहले ही मैडम यू उसको रोक देती हैं, क्योंकि अफकोर्स सी बात है, मैडम यू हर एक चीज़ पहले से जानती है, उसे ज़्यादा सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो सिर्फ विंग को ये रियलाइज़ कराना चाहती थी कि सच में उसकी गलती थी। भले ही यहाँ पे वैन चाओ का कोई भी इंटेंशन रहा हो, उसको इतना वाइल्ड नहीं होना चाहिए था। उसने अपनी चेयर उठा के, ऑफकोर्स एक मेटल सी बनी हुई चेयर, उसमें इतना हैवी फैब्रिक लगा हुआ है जिसकी वजह से कोई भी इंसान ऑन द स्पॉट मारा जा सकता था। हालांकि अभी भी वैन चाओ कोमा में था, लेकिन डॉक्टर्स बोल चुके थे कि वो कुछ हफ्तों में अच्छे से रिकवर हो जाएगा। बट विंग को इतना वायर तो नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें मैडम जो सिर्फ और सिर्फ विंग को समझाना चाहती थी, लेकिन विंग का जो दिमाग था ना यहाँ से कहीं और जाके चला था। विंग को ऐसा लगा कि उसने तो सही किया, लेकिन उसके सही करने का नतीजा उसको इस तरीके से मिल रहा है। हालांकि उसको भी पता था कि उसने गलती बहुत बड़ी की है, उसने वैन चाओ को इस तरीके से नहीं मानना चाहिए था, लेकिन उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइम पे लैन वांग जी भी उसके अगेंस्ट बोलेगा, साथ ही साथ मैडम यू भी उसके साथ ऐसा कुछ कर देंगी। मैडम यू ये सब कुछ बताते हुए विंग के ही बगल में हाँ कुछ डिस्टेंस के साथ अपने फेस को अपने हाथों में लेते हुए बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि अब भी मैंने कुछ गलत किया है विंग? उस वक्त अगर मैं वो सब कुछ नहीं करती तो आज तुम यहाँ तो क्या, तुम कहीं भी जाने के लायक नहीं बचते। तुमने बड़ी इजीली बोल दिया कि मैंने ऑनलाइन वांग ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है, जबकि ज़िंदगी में आज तुम जहाँ पे हो वो हमारी वजह से ही हो। चलो एक पल के लिए मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन लैन वांग जी का इसमें क्या कसूर था? उसने तो सच ही बोला था ना। उसको आधा सच बोलने पे सिर्फ मैंने मजबूर किया था, क्योंकि मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। और मैं क्यों सुनती उस बात को जो मैं ऑलरेडी जानती थी? तुम अपनी बिहाव पे कौन सा सबूत दे देती, बताओ जरा। क्या तुम वैन किंग से बोलते कि वो जाके गवाही दे? और अगर वो गवाही दे भी देती तो क्या होता? सिर्फ एक वैन किंग के बोल देने से क्या यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता कि वैन चाओ ने क्या बकवास की थी? या फिर तुम बाकी सभी कॉलेज के मेंबर्स से बोलते कि वो गवाही दे, जबकि तुम भी अच्छे से जानते हो कि कोई ऐसा नहीं कर सकता था। वैंस के अगेंस्ट जाना मतलब अपनी मौत को खुद से ही इनवाइट करना। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कॉलेज के बाकी स्टूडेंट ये करते, वो भी तुम्हारे लिए? कौन हो तुम जो तुम्हारे लिए कोई भी अपने मौत से खेलने के लिए तैयार होता? विंग अभी तक की सारी स्टोरी ना चुपचाप सुन रहा था। हाँ, वो ये जानता था कि उसने वैन चाओ पे हमला किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था उसे कुछ भी नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हुई थी, कोर्ट तक फैसला गया था, हॉस्पिटल की चीज़ें हुई थी। यहाँ तक कि मैडम यू ने जब कोर्ट की इस बात को मानने से इनकार कर दिया, मतलब कुछ टाइम के लिए उसने सोचा था कि इस सब से हम कुछ अलग चीज़ें कर सकते हैं, कुछ भी करके हम विंग को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे वैन चाओ ने डायरेक्टली बोल दिया, वैन रोहान ने, कि अगर वो इस निर्णय को नहीं मानती है तो वो सच में विंग के ऊपर केस कर देगा, और वो भी ऐसा केस
जिसकी वजह से विंग कहीं का नहीं रह पाएगा। और बस इतना ही नहीं, उसने ये तक कहा था कि अगर विंग अपनी मिलिट्री सर्विस में नहीं जाता है तो वो विंग के साथ साथ यांग्स को भी कम्प्लीटली बर्बाद कर देगा। हालांकि मैडम यू की इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि मैडम यू कुछ भी करके अपना दूसरा काम कर ही लेती। लेकिन बच्चों का क्या, बच्चे आगे जाके क्या करेंगे, उनका भविष्य बनने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये स्ट्रिक्ट डिसीजन मैडम यू को लेना ही पड़ा था। यहाँ पे मैडम यू और विंग दोनों ही एक अजीब से जोन में जा चुके थे। विंग जहाँ पे ये सोच रहा था कि उसने सच में कि अब बिना चीज़ों को जाने हुए ही इतनी बड़ी गलती कर दी। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू ये सोच रही थी कि काश उसने पहले ही ये सब कुछ विंग को बता दिया होता, उसने विंग से ये सब कुछ छिपा के नहीं रखा होता। लेकिन उसके भी रीजंस थे। अगर उस वक्त वो विंग को ये सब कुछ बता देती तो शायद विंग फिर से वैन रोहान के सामने खड़ा हो जाता। वो उसको बताने की कोशिश करता, उसको अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता, जबकि मैडम यू भी अच्छे से जानती थी कि विंग को डिफेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहीं से कहीं तो कोई सबूत नहीं था, और जो था वो विंग के अगेंस्ट ही था। लेकिन फिर भी विंग अपनी माथापच्चीसी उस केस में ज़रूर करता, जिसकी वजह से हो सकता था कि विंग का टाइम और करियर दोनों ही बर्बाद होता। इससे अच्छा था कि उसने दूसरे ऑप्शन को चूज़ किया और विंग को मिलिट्री सर्विस भेज दिया। लेकिन विंग को कहीं ये ना लगे कि विंग के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए उसने जैन चेंग को भी मिलिट्री सर्विस भेजा, ताकि विंग को ये लग सके कि उसने कभी भी अपने बेटों पे कोई डिफरेंसेस नहीं किए हैं। लेकिन एट द एंड विंग को फाइनल फिर भी यही लगा कि मैडम यू ने जैन चेंग और विंग दोनों में ही अंतर किया है, क्योंकि जैन चेंग की जो मिलिट्री सर्विस हुई थी ना, वो लगभग 1 साल के बाद हुई थी, क्योंकि उसी टाइम के कुछ पहले जैन चेंग का एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से वो अभी रिकवर हो रहा था। और जैन चेंग इस वक्त मिलिट्री सर्विस जाने की बिल्कुल भी हालत में नहीं था। मैडम यू ने विंग को सारी सच्चाई तो बता दी, लेकिन क्या अब विंग इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और क्या उसके पास अब ऑप्शन है कि उस गलती को सुधार सके? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अभी इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।